अच्छा बेटा, क्विकली एमसीक्यू देखते हैं। हमारे पास आपके सामने एमसीक्यू है, दैट इज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द मोटर व्हीकल ऑफ अ बिजनेस। ऑन 1st of Jan 2021 आपके पास जो कैरिंग वैल्यू थी एसेट्स की, दैट वाज 398,000। देन एट द एंड ऑफ द ईयर द कैरिंग वैल्यू गोज टू 480,000। ठीक है, सो आपके पास स्ट्रेट अकाउंटिंग ईयर एक साल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 एन एडिशनल मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 195,000 वर परचेज्ड. Apart from that, a motor vehicle with an original cost of 80,000 was sold for 24,000 and a profit of 2,000. यानी बीच में एक डिस्पोजल भी आपके पास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2021। सो इसका डेप्रिसिएशन चार्ज निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है, यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल, जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक स्केड्यूल बनाएं नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, अब स्केड्यूल में आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन देखें, यू हैव टू राइट द ओपनिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट प्लस एनी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, कोई अगर आपने परचेजेस की हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, माइनस डिस्पोजल। और डिस्पोजल की याद रखें कि हमेशा जब आप इस इक्वेशन में लिख रहे हैं तो डिस्पोजल की आप नेट बुक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम चीज़ें डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग नेट बुक वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज़ 398,000। उसके बाद आपके पास परचेजेस। अब देखें परचेजेस इस सिचुएशन में हमारे पास कितनी है, दैट इज़ लाइक एन एडिशनल मोटर व्हीकल वॉज परचेज फॉर 195,000। तो परचेजेस आपके पास 195,000 हो गई, माइनस डिस्पोजल, यानी जो एसेट आप बेच चुके हैं उस डिस्पोजल यानी उसकी नेट बुक वैल्यू आपके पास कितनी थी। तो अगर आप कॉमन सेंस से देखें, एन एसेट वॉज सोल्ड फॉर 24,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। मतलब यह है कि इस एसेट की नेट बुक वैल्यू वॉज 22,000। तो 22,000 का एसेट आपने जब 24 में बेचा तो ही 2,000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये जो आपने एसेट बेच लिया, इसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी थी, दैट वॉज 22,000। सो माइनस 22,000। अगेन डेप्रीसिएशन हमारे पास है, डेप्रीसिएशन को हम लोग एक्स कर लेते हैं एंड क्लोजिंग वैल्यू आपको गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू इज़ 48,000। ठीक है, अब इस सिचुएशन को हमें इक्वेशन को रीफिक्स करते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो कैसे होगा, 398,000 प्लस 195,000 माइनस 22,000 माइनस 48,000। इससे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो डेप्रिसिएशन होगा चार्ज फॉर द ईयर का, दैट विल बी 91,000. So C is the correct answer in this situation. ठीक है, now let's move on to another MCQ. अच्छा, दूसरा MCQ जो इसमें हमने चूज किया था, there was this one. Again this one. The bank column of the business cash book showed a debit balance of 25,000. अब बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक की बात करें तो आपके पास 25,000 पड़े हुए हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज देन डिस्कवर्ड। डायरेक्ट डेबिट्स जो आपके पास हुए हैं, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दैट वाज 6,500। पेमेंट्स फॉर द सेल्स मेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय कस्टमर्स बट नॉट येट रिकॉर्डेड, ये भी 5,500 है। फिर बैंक चार्जेस हैं, फिर पेमेंट मेड बाय द बिजनेस नॉट येट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑफ द कैश बुक? तो बेटा व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली हैव टू मेक एन अपडेटेड कैश बुक। ठीक है, सो लेट्स मेक एन अपडेटेड कैश बुक टू फाइंड द करेक्ट बैलेंस। अब अपडेटेड कैश बुक मैं क्विकली बनाता हूँ। यहाँ पे इसमें मैं बैलेंसेस लिखता हूँ। ओके, सो स्टार्ट में आपके पास ब्रॉड डाउन कितना था, 25,000। सो देयर कम्स माय ओपनिंग मेरे पास 25,000 था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो पेमेंट्स फॉर द सेल्स मेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय द कस्टमर्स बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये वो है जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो डेफिनेटली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है इसको, 5,500। ठीक है, ओके, उसके बाद आप देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सी चीज़ आ रही है, देयर इज अ डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। डायरेक्ट डेबिट्स है, यानी आपके बैंक से जो है डायरेक्टली पैसे कटें, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपने कैश बुक में इसको भी क्रेडिट करना है, दैट इज लाइक 6,500। ठीक है, बैंक चार्जेस नॉट इट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसको भी कंसिडर करेंगे। अब बैंक ने पैसे काटे, आपने नहीं काटे, ठीक है, तो 1,500 आप यहाँ पे भी लगाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, उसके अलावा आपके पास पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेस बट नॉट येट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक के जो है एंड पे एरर है, ये अब आपने कैश बुक में इसको अपडेट नहीं करना। ठीक है, ये बैंक के एंड पे मसला आ रहा है, तो लेट्स बैलेंस दिस।
अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 25,000 प्लस 5,500, दैट्स गोना गिव यू 30,500। यहाँ पे भी 30,500। आपके पास जो कैरेट डाउन आएगा, कैरेट डाउन विल बी 22,500, 22,500। सो हियर कम्स आंसर, दैट इज़ लाइक सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कहानी भी आपके पास हो गई। अब आप जाते हैं आगे, इसमें एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैंने चूज़ किया था, येस दैट वाज 12। अब 12th क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, at the end of the year, the balance on a firm's sales ledger control account was 12,900. The total of the customer's account in the sales ledger was 11,900. अब दोनों में मसला है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों का बैलेंस आपका सेम होना चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए, तो ये रिकनसाइल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए कि मसले कहाँ कहाँ आ रहे हैं। द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड। अब एरर आपके पास कौन कौन सा था? इफ़ यू सी, अ कस्टमर अकाउंट हैज़ बीन अंडरकास्टेड, अ कस्टमर अकाउंट हैज़ बीन अंडरकास्टेड बाय 700। अब देखिए, अच्छा इसमें एक तरीका आप इस्तेमाल करें। नॉर्मली जब आप ये एरर्स पढ़ रहे होते हैं ना, सबसे पहले देखें कि आपसे नीचे क्या पूछा गया है, What was the correct balance on the sales ledger control account? और आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम उन चीज़ों की एडजस्टमेंट करते हैं जो कि आपके जर्नल्स यानी डे बुक्स से रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, जर्नल्स यानी डे बुक्स से जो चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। सो सबसे पहले कस्टमर्स अकाउंट, अ कस्टमर अकाउंट हैज़ बीन अंडरकास्टेड। तो कस्टमर अकाउंट का मतलब है ये तो इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, यानी इसका ताल्लुक तो सेल्स लेजर के साथ है, तो इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखें तो आपसे कह रहा है कि जी, अ कॉन्ट्रा विद द सप्लायर इन द परचेज लेजर ऑफ 200 हैड ओनली बीन एंटर्ड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका ताल्लुक भी यानी इंडिविजुअल सप्लायर के साथ है, तो इसको भी हम ट्रीट नहीं करेंगे। द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक टोटल 500, दिस हैड नॉट बीन पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर। तो आपने नॉमिनल लेजर में इसको पोस्ट नहीं किया, तो मतलब डिस्काउंट अलाउड है, जर्नल लेजर में आपने पोस्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली ये जर्नल लेजर की वजह से कंट्रोल अकाउंट इफेक्ट होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो 500 का मसला आ रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस हमारे साथ डेबिट और कस्टमर के अकाउंट से क्रेडिट। तो 12,900 से हम ये 500 माइनस कर लेंगे, तो आपके पास रिमेनिंग कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? दैट इज 12,400। सो इस सिचुएशन में डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू एन MCQ नंबर 15। जी, MCQ 15 पे अगर आप जाते हैं तो आपके पास क्या कह रहा है? A trader started a business on the 1st of Jan with a capital of 120,000 at the start of the year. पूछ क्या रहा है? What was the drawing figure for the year? ड्राइंग्स की फिगर बताएं कि साल में ड्राइंग्स कितनी है। So at the end of the financial year on 31st December, the balance on the capital account was 150,000. तो अगेन एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। After entering the profit for the year of 70,000 and an amount of the drawings. अब यहाँ पे during the year a trader had introduced a motor vehicle which had previously been used for a private purpose के लिए use हुआ है. This has cost 30,000 but was valued at 20,000 when it was brought into the business. A trader has also introduced further 25,000 into the cash. तो हम क्विकली एक इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ओपनिंग कैपिटल कितना था? ओपनिंग कैपिटल वाज 120,000। ठीक है, ओके। ओपनिंग कैपिटल के साथ फिर ड्यूरिंग द ईयर और क्या क्या चीज़ें आई? ड्यूरिंग द ईयर उसने एक मोटर व्हीकल भी इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी कॉस्ट भी साथ में एडअप कर लेंगे प्लस 20,000 का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो 25,000 ये कैश में लाया है, तो 25,000 कैश में भी लाएंगे, ये भी साथ में एडअप हो जाएगा। अब ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि ओनर की ओवरऑल ओनर की ड्राइंग्स कितनी थी। तो ड्राइंग्स करने के लिए हमने पहले यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का वो पोर्शन याद है जहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, ऐड प्रॉफिट्स लिखते थे एंड लेस ड्राइंग्स लिखते थे, तो यहाँ से आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। तो मैं इसी तरीके से अपनी मिसिंग फिगर फाइंड करूँगा, यानी मैं अपने ड्राइंग्स को फाइंड करूँगा। तो हमने यहाँ पे 120 ओपनिंग को एडजस्ट कर लिया, हमने यहाँ पे 20,000 को भी एडजस्ट कर लिया, 25 को भी एडजस्ट कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपसे कहता है कि जी आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 70,000, ये भी ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब के बाद वो आपसे कहता है कि जी आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस वाज 150,000। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस वाज 150,000। ठीक है, तो आप अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, देखते हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। मेक इट सिंपल, तो 120,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 70,000,
दिस मेक्स इट 235 और आपके पास क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग इज 150। सो जो डिफरेंस आ रहा है दैट मस्ट बी ड्राइंग्स जो कि है 85,000 का। तो 85,000 इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर एमसीक्यू जो हमने चूज किया था, दैट वाज एमसीक्यू नंबर 20। ओके, इस एमसीक्यू में क्विकली जाते हैं। अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। आपके पास करना क्या है, व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड करना है आपने यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है आपके पास। ऑन द स्टार्ट ऑफ द ईयर यू हैव एन ओपनिंग कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल। देन यू हैव शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट, रिटेन अर्निंग्स एट द एंड। नीचे कुछ कहानी आपको सुना रहा है। लेट्स हियर व्हाट इट्स सेइंग। ओके, कहानी में अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं कुछ चीज़ें। ड्यूरिंग द ईयर अ बोनस इशू ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स वाज हेल्ड। तो बोनस भी हुआ है 1/5। अब 1/5 का मतलब ये है कि आपके पास अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब आपके पास क्वांटिटी में 5 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, अब बोनस इशू हुआ है 1/5 यानी इंटू 1/5 करेंगे तो आपके पास जो बोनस के नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं दैट इज़ 100,000 बोनस शेयर्स। अब बेटा ये बोनस इशू जब भी होता है तो बोनस इशू आपका नॉमिनल रेट पे होता है $1 का, तो मतलब जो बोनस की वैल्यू है दैट इज़ $100,000। ठीक है, इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू कीप द रिजर्व इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, यानी पहले शेयर प्रीमियम से निकाले और फिर रिटेन अर्निंग से आप निकालेंगे। ठीक है, सो ओके आगे आप देखते हैं। अ डिविडेंड ऑफ 0.15 पर शेयर वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ऑल द ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड ऑन द 1st ऑफ जैन। तो 1st ऑफ जैन को तो बेटा ओपनिंग में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 लाख शेयर्स थे, तो डिविडेंड मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो इस 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। लेट्स सी, 5 lakhs इंटू 0.15 दैट मेक्स इट एज $75,000। ये आपके डिविडेंड्स हो गए। ठीक है, दीज आर द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड्स। अब उसके बाद फाइनल कुछ और तो नहीं है। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमसे पूछ रहे। अब रिटेन अर्निंग्स में देयर इज अ जंप 240,000 से 280,000 पे आया। ठीक है, तो हम क्विकली यहाँ पे एक इक्वेशन सेट करते हैं। लेट्स सी, आपके पास स्टार्टिंग में कितना आ रहा है, लेट्स एक सेकेंड मुझे दे दें। रिटेन्ड अर्निंग्स का सेक्शन हम बनाते हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट के लिए डायरेक्टली मुझे रिटेन अर्निंग्स के सेक्शन में काम करना है। तो कैसे बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा कि साल के शुरू में कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस ऑन रिटेन अर्निंग्स वाज 240,000। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग्स के साथ फिर क्या होगा, यू नीड टू ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज़ एक्स इन दिस सिचुएशन, क्वेश्चन मार्क है। उससे फिर आप डिविडेंड्स माइनस कर लेंगे, तो डिविडेंड्स आप कितने थे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 75,000, तो 75,000 डिविडेंड माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ आपका जर्नल रिजर्व में भी कुछ पैसे आए हैं, यानी जर्नल रिजर्व साल के शुरू में 0 थे, फिर 25,000 हो गए। तो जर्नल रिजर्व में कहाँ से पैसे आते हैं, डेफिनेटली रिटेन अर्निंग्स से यहाँ से पैसे लेस होते हैं, जर्नल रिजर्व में जाते हैं 25,000। तो ये जर्नल रिजर्व में आप 25,000 ये भी साथ में लेस कर लें। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है आपका बोनस इशू भी हुआ है, तो बोनस इशू देखते हैं कि क्या बोनस इशू रिटेन अर्निंग से हमें लेस करना चाहिए। बोनस इशू टोटल कितने का हुआ है, टोटल बोनस इशू 1 लाख का हुआ है। तो रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, यानी कुछ मैं शेयर प्रीमियम से पैसे निकालूंगा, फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है जनरल रिजर्व, तो कुछ जनरल रिजर्व से मैं पैसे निकालूंगा, और उसके बाद फिर मेरे पास जो है क्या चीज़ आ रही है, देन वी हैव समथिंग रिटेन अर्निंग्स, फिर रिटेन अर्निंग से पैसा निकालूंगा। ठीक है, अब शेयर प्रीमियम साल के शुरू में कितना था, शेयर प्रीमियम वॉज 50,000, जनरल रिजर्व साल में शुरू में 0 था, और रिटेन अर्निंग्स जो था वो तो मेरे पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए थे 240,000। नाउ लेट्स एडजस्ट बोनस। बोनस कितना निकालना है, 1 लाख। तो बेटा ये जो बोनस इशू हम लोग करेंगे तो 50,000 मैंने शेयर प्रीमियम से निकाल लिए, जनरल रिजर्व में 0 है तो यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते, बाकी रिटेन अर्निंग से भी 50,000 मैं माइनस करूँगा। तो इसलिए ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन बनाई है इसमें मैं अपना बोनस इशू भी माइनस कर लूँगा, कितना, 50,000 रिटेन अर्निंग से जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास आ गई। अब इसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है, इफ़ यू सी द क्लोजिंग बैलेंस, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ
तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास इक्विटी को ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ लाइक 280,000। तो क्लोजिंग मेरे पास 280,000 है। दैट्स इट, इक्वेशन हमने सेट कर ली है, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं। नाउ यू कैन यूज़ द रिवर्स कैलकुलेशन मैथडोलॉजी। रिवर्स कैलकुलेशन आपको पता है, 280 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 75 माइनस 250 माइनस 240, तो आपके पास एक्स की फिगर आ जाएगी, जो कि इस सिचुएशन में हमारे पास बनता है, लेट्स कैलकुलेट द एक्स की सिचुएशन जी, ये बनता है बेटा 190,000। सो profit for the year is 190,000. We are done with this one as well. Moving on to MCQ number 22. Again, अब आपने यहाँ पे what's the effect of the error on the rate of inventory turnover? Error क्या हुआ था आपके पास? Opening inventory है, closing inventory है, cost of sales. तो when calculating his rate of inventory, C used closing inventory in error. अच्छा, हम बेसिकली जब इन्वेंट्री टर्नओवर यूज़ करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले में उसने क्या यूज़ किया था, या हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री, उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज़ की है। तो बेटा हम दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस अब हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप लिखें, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। करंटली उसने क्या किया, करंटली इफ़ यू सी व्हाट्स करंटली डन, करंटली, और बल्कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कि जी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसने क्या यूज़ किया है, उसने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एवरेज इन्वेंट्री गलती से उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज़ कर ली। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो अब दोनों में फिगर्स डालेंगे, सिंपल। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल 442,000 है, 442,000। मिस्टेक में उसने क्या किया, नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री ली है 26,000 का, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 17 टाइम्स। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसने एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे उठाना चाहिए था, जो हम खुद कैलकुलेट करके उठाएंगे। तो 18,000 प्लस 26,000, 18,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सी दैट, 18 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, दैट मेक्स इट 22,000। तो आपको 22,000 लेना चाहिए था, तो इससे आपके पास आंसर आता है 20.09 टाइम्स। ठीक है, तो इस एरर की वजह से डिफरेंस कितने का आया, 20.09 एंड 17। द एरर इज 3.09। अब 3.09 क्या, हायर और लोअर? डेफिनेटली 3.09 लोअर, क्योंकि इसने गलती से लोअर चूज कर लिया था। तो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। An employee works a standard 40 hours a week. In that time he is expected to make 200 complete units. अब 40 hours per week करते हो, पर वीक वो 200 यूनिट्स बनाएगा। He is paid a bonus of $10 for every hour saved in the production. Every hour saved in the production. For a week 25, he worked 44 hours and produced 250 units. How much was his bonus payment for that particular week? ठीक है, तो वीक 25 को आप इग्नोर कर सकते हैं, उन्होंने वीक का नाम लिखा हुआ है। अब नॉर्मली देखिए कि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास होता क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वो 200 यूनिट्स बनाता है और उसके पास टोटल आवर्स जो हैं वो 40 आवर्स हैं, 200 यूनिट्स एंड 40 आवर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 आवर में कितने यूनिट्स बना रहा है, 5 यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, अब उसने कितने घंटे काम किए हैं, 44 आवर्स। तो 44 आवर्स अगर आप काम करते हो तो नॉर्मली 5 के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो 220 यूनिट्स शुड हैव बीन मेड, उसको बनाने चाहिए थे। 220 यूनिट्स शुड हैव बीन मेड। ठीक है, 220 बनाने चाहिए थे। अब 220 चूंकि उसको बनाने चाहिए थे तो उसको यहाँ पे देखिए उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए हैं, उसने तो 250 बनाए हैं। लाइक एक्चुअल आउटपुट वाज 250, तो उसने एक्स्ट्रा यूनिट कितने बनाए हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स बेटा, एक्स्ट्रा यूनिट उसने 30 बनाए हैं। ठीक है, अब 30 यूनिट्स उसने एक्स्ट्रा बनाए और आपको पता है कि एक यूनिट को बनाने में, यानी आप 1 आवर में 5 यूनिट्स बनाते हो, तो मुझे बताएं कि आपने ये जो 30 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए हैं इसके लिए आपने कितने आवर्स लगाए होंगे।
तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो 5 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। यानी इसने 6 आवर्स जो है यहाँ पे एक्सेस काम किया, तो मतलब 6 आवर्स को इसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। तो बोनस इसको $10 मिलना चाहिए, तो 6 आवर्स इंटू $10 दैट्स गोना गिव यू $60। तो बेटा $60 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स अनदर MCQ, दैट इज MCQ नंबर 26। 26 MCQ पे आते हैं। A bakery produced 1000 muffins. The total direct cost of these are as shown as follow. Direct material भी given है, direct labor भी given है. An oven must be set up for each batch of 50 muffins. The cost of each oven setup is $40. Production overheads are 20% of the direct wages. The bakery requires a profit margin of 25%. What is the selling price of one muffin? तो बेटा वी नीड टू हैव सम कैलकुलेशंस। क्विकली ज़रा देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल को देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में इफ़ आई एम गोना प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, तो मेरे पास 1000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, $1800। उसके अलावा डायरेक्ट लेबर कितना यूज़ हुआ है, दैट इज़ लाइक $600। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है, कुछ रॉ कैलकुलेशंस आपसे मांग रहा है कि आपने यहाँ पे wait, there is some 20, I've seen a 20 word here, wait, an oven must be set up for each batch, okay, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी an oven must be set up for each batch of 50 muffins। तो बेटा आपने 1000 मफिन्स बनाए हैं और 1000 मतलब आपने हर 50 मफिन बाद उसको रीसेट करना होता है, तो मतलब आपने कितनी मरतबा उसको रीसेटअप किया। ठीक है, तो अगर आप सिंपली यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 50 कर लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जो आंसर इज गोना बी 20। 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आपके पास 20 आएगा, मतलब 20 टाइम्स आपका सेटअप हुआ है। रीसेटअप कह सकते हैं, सेटअप कह सकते हैं। और हर सेटअप पे कॉस्ट कितनी आती है, दैट इज़ $40। तो 20 इंटू $40 इसको करेंगे तो आपके पास जो सेटअप की कॉस्ट आएगी दैट इज़ $8000। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेटअप आपकी मशीन हुई है दैट इज़ $8000। उसके अलावा अगर आप देखें तो कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 20% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो बेटा डायरेक्ट वेजेस मेरे पास कितने हैं, डायरेक्ट लेबर 600 है, 600 का 20% दैट इज़ 120। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास बनते हैं 120। ठीक है, अगर आप इन तमाम कॉस्ट को ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी, द कॉस्ट विल बी 3320। अब अगेन द बेकरी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। तो मतलब ये है कि ये कॉस्ट कितने परसेंट है, कॉस्ट आपके 75% है। तो इफ़ द कॉस्ट इज़ 75% एंड आपने अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं, दो तरीके हैं, 100% से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली 25 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 3320 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 3320 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ लाइक सेलिंग प्राइस जो आपकी फेच होगी इन टोटल से जो है दैट इज़ 4426.6 समथिंग। दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू अर्नड अपॉन मेकिंग 1000 मफिन्स। तो इसको डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मफिन्स पे जो कि 1000 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 4.43। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। A business provides the following budgeted information. Production and sales are forecasted to be 5000। उसके अलावा जो है यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड 75000 आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो आपको बेसिकली तमाम चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं। आप क्विकली यहाँ पे देखें कि आपके पास लेबर आवर्स पहले हैं कितने, क्योंकि जब भी आपसे कहा होता है ना कि फ़िक्स्ड ओवरहेड 75000 है और उसको लेबर आवर्स पे करना है, तो पहले लेबर आवर्स तो फाइंड करें ना। तो लेबर आवर्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक यूनिट को बनाने के लिए आपके 5 आवर्स लगते हैं, तो आपके 5000 यूनिट्स हैं, तो आपके पास 5 इंटू 5000, तो आपके पास लेबर आवर्स आ जाएगा 25000। ठीक है, 25000 लेबर आवर्स। अब 25000 लेबर आवर्स आपके पास आ गए। अब आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि लेबर आवर्स की बेस पे करो, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज़ 75,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स।
लेबर आवर्स अगर आप देखें तो लेबर आवर्स जो आपके पास चल रहे हैं वो 75,000, लेबर आवर्स 25,000 चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो आया है दैट इज़ $3 पर आवर। अब ये पर आवर रेट आपके पास आ गया, पर यूनिट नहीं है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे कि एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास यहाँ पे आएगा $15 पर यूनिट, दैट इज़ द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो बेटा $15 पर यूनिट मेरे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे, फाइनली कहता है कि जी व्हाट इज़ द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बजटेड प्रॉफिट तो मैं तब फाइंड करूंगा जब मैं इक्वेशन बना लूँ, जब मैं सारी इक्वेशन बना लूँ। इफ़ यू सी मेरे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, एक सेकंड, मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, उसके अलावा मैं देखूँ तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर भी गिवन है। तो क्विकली मेकिंग अ शॉर्ट इक्वेशन, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 80, फिर उसके बाद मेरे पास कॉस्ट, अगर मैं तमाम कॉस्ट को एडअप कर लूँ तो 3 कॉस्ट है मेरे पास, ठीक है। कौन कौन से, 10 प्लस 35 डायरेक्ट लेबर प्लस 15 ओवरहेड्स वाला, तो टोटल ये आपका बनता है 60, 80 माइनस 60, दैट्स गोना गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ $20 per unit. Simply, so that is A is the correct answer. ठीक है, so we are done with this one as well. Moving on towards the last one MCQ, and that is this one. Again, it needs a bit of calculation. Okay, let's see. A company makes 500 units and sells these units at $50 each. The company makes 500 and selling it at $50 each. The direct material costs are 7,500, direct labor costs are 2,500, and the fixed overheads are 8,400. How much profit will be made if the company increases the number of units made and sold to 600 without changing the selling price? Without changing the selling price. तो बेटा इस सिचुएशन के लिए पहले मैंने देखना है कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेरे पास कितना है, ठीक है। एग्जिस्टिंग क्या हो रहा है, उसके बाद फिर मैं चेंजेस करूंगा साथ में। सो यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ्स वाला। F 500 यूनिट्स इज इनक्रिंग अ मटीरियल कॉस्ट, पहले मटीरियल के लिए जानेंगे, ठीक है। अगर 500 यूनिट्स पे जो है यहाँ पे मटीरियल कॉस्ट कितने का आ रहा है, मटीरियल कॉस्ट यहाँ पे 7,500 का आ रहा है। तो मुझे बताएं ज़रा कि 600 यूनिट्स पे मटीरियल की कॉस्ट कितनी आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 9,000। तो ये आपने मटेरियल के लिए वर्किंग कर ली। इसी तरह की वर्किंग अब हम लेबर के लिए करेंगे। इफ़ यू सी, ये स्टेप 1, मूविंग ऑन टू स्टेप 2। इफ़ 500 यूनिट्स को बनाने में आपका जो यहाँ पे लेबर यूज़ हो रहा है, लेबर कॉस्ट दैट इज़ 2,500, लेबर की कॉस्ट 2,500 है। तो मुझे बताएं कि आप 600 यूनिट्स के लिए लेबर की कॉस्ट कितनी लेंगे। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2,500 मल्टीप्लाई बाय 600, तो यू विल गेट द लेबर कॉस्ट विच इज़ $3,000 इन दिस सिचुएशन। तो बेटा मटेरियल के बाद हमने लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे टैकल कर ली, ठीक है। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड जो आपके पास गिवन है वो 84,000 है, तो उसको हम एज इट इज़ 84,000 लेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 8400, सॉरी 8400, फिक्स्ड ओवरहेड भी मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि जी कहता है यार सेलिंग प्राइस आपकी सेम रहनी चाहिए, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है, सेलिंग प्राइस मेरे पास 50 है और 600 के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ। तो लेट्स चॉक आउट एन इक्वेशन, हम अपनी सेल्स निकालते हैं। 600 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज़ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएंगी। टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल सेल्स मेरे पास 30,000 हुआ, ठीक है। अब सेल्स मेरे पास आ गई, अब सेल्स से क्या करना है, ये टोटल कॉस्ट माइनस करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन को सेट करता हूँ तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव यू फाइनल प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, लेट्स टेक 9,000 प्लस 3,000, 12,000 plus 8,400, that's going to give you 20,400. तो 20,400 is your total cost. सेल्स आपकी कितनी है, that is like 30,000, और यहाँ से आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा, that is 9,600. This is your profit.
So if you see the question once again, how much profit will be made if the company increases the number of units? तो अब 600 units पे मैंने profit calculate कर लिया. That is B is the correct answer. That's it.